तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने जावा का आर्किटेक्चर समझा था, जिसमें हमने आपको जावा डेवलपमेंट किट के बारे में बताया था, सो कॉल्ड जेडीके। उसके अंदर होती है भाई JRE, देन उसके अंदर होता है हमारा JVM। तो जेडीके, JRE, JVM, इतनी चीज़ें मैंने आपको कल के सेशन में बता दी थी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई थी। आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जावा के फीचर्स से। ठीक है, जो कि समझना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार इंटरव्यू में जावा के फीचर्स पूछ भी लेता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है फीचर्स ऑफ जावा। जावा के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, और सारे फीचर्स को मैं अभी एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जावा का फीचर है, ठीक है, सबसे पहला जावा का फीचर आप बोल सकते हो कि जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, ये जावा का फीचर है। कोई कहे जावा एक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है तो आप उनको यही जवाब देना कि अरे भाई साहब, जावा का फीचर ही है कि जावा सिंपल लैंग्वेज है। क्यों सिंपल है जावा लैंग्वेज? देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि जावा से पहले जो लैंग्वेज थी फेमस, जैसे हमारी C एंड C++, तो जावा जो है ना, एक तरह से इसी इन्हीं को इनहेरिट करके, मतलब इन्हीं के बेस्ड पे बनाई गई। तो जो अर्ली प्रोग्रामर्स थे जिनको C और C++ आती थी, उनको जावा बहुत ईजी लगी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कोई नई चीज़ जावा में इंट्रोड्यूस कर दी गई, वही लूप है, वही फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, सिंटैक्स भी काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, दैट इज़ वाई जावा को सिंपल कंसीडर किया गया। और भी रीज़न थे, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लाइक पॉइंटर्स, ठीक है, पॉइंटर्स हो गया, ऑपरेटर ओवर लोडिंग जैसी चीज़ें हो गई, इन चीज़ों को रिमूव कर दिया गया। मतलब जावा के अंदर पॉइंटर्स, ठीक है, पॉइंटर्स हैं, मतलब एक्सप्लिसिट पॉइंटर रिमूव किया गया। एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स मतलब आप पॉइंटर्स में डील नहीं कर सकते। पॉइंटर्स एक डिफ़िकल्ट कंसेप्ट माना जाता था हमेशा से। ठीक है, पॉइंटर्स की अपनी एक प्रॉब्लम थी, मेमोरी लीकेज वगैरह की। तो जावा से एक्सप्लिसिट पॉइंटर को हटा दिया गया। जावा में पॉइंटर यूज़ होता है लेकिन इंटरनली यूज़ होता है। ठीक है, प्रोग्रामर के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है पॉइंटर्स वगैरह बनाने का। अगर आपको पॉइंटर्स नहीं पता तो कोई बात नहीं, समझ लें कि C और C++ में जो मुश्किल टॉपिक हुआ करते थे, जावा ने उनको रिमूव कर दिया और जावा बन गई एक सिंपल लैंग्वेज। जावा के अंदर बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिनके थ्रू आप बहुत सारा ऐसा काम कुछ ही लाइन में कर सकते हो, 1 2 3 4 लाइन में कर सकते हो, जो काम C और C++ में करने के लिए कम से कम 20 25 लाइन लिखना पड़ता। तो बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स, बहुत सारी लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस की गई और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स रिमूव किए गए और सिंटेक्स को C++ जैसा ही रखा गया। इसीलिए जावा को सिंपल कंसीडर किया गया, पहली चीज। दूसरा, जावा हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, अब इसको मैं डिटेल में, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप बाय स्टेप हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट की बात करेंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है। क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, हर एक कंसेप्ट डिटेल में बात करेंगे हम लोग। हर एक कंसेप्ट को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, चूँकि हम फीचर्स पढ़ रहे हैं तो ये एक्चुअली है क्या ये। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वे ऑफ प्रोग्रामिंग है। वे ऑफ प्रोग्रामिंग है। देखो, जावा एक लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड को लिखने का तरीका, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या प्रोसीजरल ओरिएंटेड। ठीक है, या एस्पेक्ट ओरिएंटेड, कई सारे तरीके। फंक्शनल प्रोग्रामिंग मतलब वे ऑफ प्रोग्रामिंग बोला जाता है, या प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पैराडिम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, DIGM, या फिर इसको हम लोग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग फिलोसफी बोलते हैं।
ठीक है, तो कई सारे इसके नाम हैं। कहने का मतलब है कि भाई जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करने का कौन सा तरीका फॉलो किया जाता है। तो जावा के अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब जावा जो कह लें कि जावा कोर लेवल पे इंटरनल लेवल पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तरीके को यूज़ करती है। क्या दूसरा प्रोग्रामिंग करने का तरीका है? जी हाँ, जावा 8 से जावा के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी इनेबल किया गया है। अब आप बोलोगे क्या ही बोल रहे हैं यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है ये, ना ही फंक्शनल प्रोग्रामिंग समझ में आ रहा है कि क्या होता है ये। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जावा से जो पहले लैंग्वेज थी, जैसे सी लैंग्वेज, नॉट सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती थी, ये सपोर्ट करती थी प्रोसीजरल ओरिएंटेड को, जो एक, ये भी एक तरीका है प्रोग्रामिंग, मतलब कोड को लिखने का एक तरीका है, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को सॉल्व किया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ऊप में, जिसको हम लोग ऊप्स भी बोलते हैं। तो पहले जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका यूज़ करते थे। अब आप इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड का तरीका कैसा होता था, ये मैं आपको बता दूंगा आगे चल के मैं आपको बता दूंगा, ऊप्स पढ़ेंगे तो। बस इतना समझ लो कि पहले प्रोसीजरल ओरिएंटेड तरीका यूज़ होता था, जिसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा तरीका है जो प्रोसीजरल के ड्रॉबैक्स को दूर करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर आप कोड लिखते हो तो आपका कोड रीयूजेबल होता है, एक ही कोड को आप रीयूज कर सकते हो, रीयूजेबल होता है, मॉड्यूलर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर अभी उनकी बात करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। सो मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। बस अभी के लिए आप समझ लें कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक प्रोग्रामिंग को करने का तरीका है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बात करेंगे ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका कोड रीयूजेबल होगा, कोड मॉड्यूलर होगा, कोड में लूज कपलिंग अचीव होगी, कोड में आपका रीयूजेबिलिटी आएगी, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट, अभी उन बेनिफिट्स की बात करेंगे तो वैसे भी आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये भी जावा का एक फीचर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तीसरा जो कि आप पढ़ चुके हो, ये तो हम लोग लेटर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेटर, ठीक है। तीसरा, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप जानते हैं जावा को का स्लोगन है वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि भाई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएटेड जावा की एप्लीकेशन को हम लिनक्स पे रन कर सकते हैं, एंड इट इज़ ड्यू टू इट्स आर्किटेक्चर, बाइट कोड एंड जेवीएम, थैंक्स टू जेवीएम, ठीक है। जावा एक हमारी सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक हमारी सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने देखा था कि जब हम सोर्स फाइल को, डॉट जावा फाइल को कंपाइल करते थे तो हमारी बनती थी डॉट क्लास फाइल, एंड डॉट क्लास फाइल में जैसे ही हम कुछ चेंजेस करते थे तो ये रन नहीं होती थी, बाइट वेरिफिकेशन में फेल हो जाती थी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इंटरनल कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरनल फैक्टर्स हैं, ठीक है। इंटरनल कह लो कि जावा इंटरनली कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है कि ये बहुत ही सिक्योर्ड लैंग्वेज है। पॉइंटर्स वगैरह को, एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स वगैरह को रिमूव कर दिया गया, जिससे जावा काफ़ी सिक्योर बनी। बाइट वेरिफिकेशन का एग्जांपल हमने आपको दिखाया। तो जावा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी जावा का एक फीचर है। और कई सारी और भी चीज़ें हैं, वर्चुअल मशीन, सैंडबॉक्स वगैरह है। जावा की सिक्योरिटी के अलग से पैकेजेस हैं। जावा में इनक्रिप्शन वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हो आप, हैशिंग वगैरह, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे इसको। देन जावा एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। जावा एक हाई
परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि भाई C++ से फास्ट नहीं है, लेकिन इंटरनेट प्रोग्रामिंग की फील्ड में जैसे पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, ठीक है, और जो भी अदर लैंग्वेज है PHP वगैरह, इन सब से सिक्योर्ड भी है और फास्ट भी है। इसी तरह जावा हमारी एक रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट लैंग्वेज, रोबस्ट का मतलब क्या होता है भाई? रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, मजबूत लैंग्वेज। अभी मजबूत का मतलब क्या है? एक ह्यूमन रोबस्ट कब होगा? जब भाई बारिश में पानी में भीगने के बाद भी उसकी तबीयत खराब ना हो, दिन भर काम करके आया फिर भी फिट है, तो हम बोलते हैं यार बहुत मजबूत है यार, ये तो इसको कुछ होता ही नहीं। इसी तरह जावा जो लैंग्वेज है, इसके अंदर जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को ये बहुत ईजिली हैंडल कर पाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिख रहे हो और आपने प्रोग्राम लिखा इंट सी इज इक्वल टू 10/0 एंड प्रिंट किया आपने सी को, तो 10/0, ये तो भाई इनफाइनाइट इनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ऐसे केस में सी लैंग्वेज इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकती। मतलब ये एक, अगर ये फीवर है तो सी कैन नॉट हैंडल दिस, सो सी को हम रोबस्ट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी आई, प्रॉब्लम आई एंड लैंग्वेज फंस गई। उसी तरह एक एग्जांपल, एक एरे है, एरे में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। एरे मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे है। हम प्रिंट कर रहे हैं 5वें इंडेक्स की वैल्यू। 5वां इंडेक्स की वैल्यू है नहीं है, तो ऐसे केस में ये एक प्रॉब्लम है भाई। 5वें इंडेक्स की वैल्यू आप एक्सेस कर रहे हो जो कि है नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कोई तरीका नहीं कि इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए, प्रोग्राम आपका हैंग हो जाएगा। ऐसी कोई सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है कि इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए। क्या होगा? ये प्रोग्राम हैंग कर जाएगा। भाई आपने यूज़र इनपुट लिया, आपने बोला एंटर न्यूमरेटर, एंटर डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिया, 10/0 कर दिया, हैंग मार गया। आपने तीन तीन लेंथ का एरे है, आप 5वें इंडेक्स को एक्सेस करो, 5वां है ही नहीं, प्रोग्राम हैंग कर गया। बट जावा में ऐसा नहीं होता। इन तरह की बीमारियों का इलाज है जावा में, रन टाइम एरर्स एक्सेप्शन बोलते हैं इनको, आगे पढ़ेंगे। तो जावा के अंदर ऐसे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जिन कंसेप्ट्स की मदद से रन टाइम पे जो एरर्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है लैंग्वेज के अंदर, उन लैंग्वेज को बड़े ईजिली, बड़े कूल एंड काम तरीके से जावा हैंडल कर पाती है। जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मेमोरी को अच्छे से मैनेज कर पाना, जो यूजर के द्वारा जो गलत इनपुट दिया जाता है, जैसे डिवाइड/0 एक गलत इनपुट है, यूजर को 0 से डिवाइड नहीं करना चाहिए, बट यूजर कर रहा है, तो ये यूजर की गलती है, प्रोग्राम की गलती नहीं है। तो यूजर के द्वारा गलत इनपुट अगर दिया जा रहा है, तब भी जावा उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो कह सकते हैं कि भाई डिफिकल्ट सिनेरियो में जावा अच्छे से वर्क करती है, एंड दैट इज वाई हम जावा को रोबस्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जावा एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी तरह जावा एक आर्किटेक्चर वाइज न्यूट्रल लैंग्वेज है। आर्किटेक्चर वाइज न्यूट्रल, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या हो रहा है, पेन पेन पतला कैसे हो गया अपना? हाँ, जावा एक हमारी आर्किटेक्चर 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 या मैं बोलूँ कि आर्किटेक्चरल, ठीक है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज मतलब कि जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो 32 बिट का होता है या 64 बिट का होता है, ठीक है। वेट गाइज, 1 मिनट, थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, वेट अ मिनट। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि भाई जावा हमारी एक आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि भाई, मतलब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो 32 बिट भी होते हैं, 64 बिट भी होते हैं, ठीक है। अगर आप 32 बिट सिस्टम पे मान लो काम कर रहे हो, मैं सी लैंग्वेज का एग्जांपल देता हूँ। सी लैंग्वेज में जब आप काम कर रहे होते हो ना, सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखो भाई गाइज, आप ये मत सोचना कि जावा पढ़ने के लिए सी मैंडेटरी है। मैं सी का एग्जांपल ज़रूर लेता हूँ कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, बट अगर आप नहीं भी जानते हो ना सी लैंग्वेज तो भी चलेगा।
तो जैसे मान लो कि भाई सी लैंग्वेज है। अब सी लैंग्वेज के अंदर 16 बिट कंपाइलर होता है, 32 बिट कंपाइलर होता है, ठीक है, अलग अलग आर्किटेक्चर वाइज अलग अलग कंपाइलर होता है। तो उसके अंदर जो डेटा टाइप की रेंज है ना वो वेरी कर जाती है। जैसे अगर आप मान लो 32 बिट कंपाइलर को यूज़ करो, इफ़ यू आर यूजिंग 32 बिट कंपाइलर, तो इंटीजर की जो रेंज है ना, इंटीजर जिसको हम लोग इंट से कंसीडर करते हैं, उसकी रेंज लार्ज होती है, बड़ी होती है। अब वो मेरे को याद नहीं है कितनी होती है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। आई थिंक वो 4 बाइट लेती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और वहीं अगर आप 16 बिट कंपाइलर पे स्विच करते हो, तो वहीं जो इंटीजर होता है ना, वही सेम इंटीजर इंट वाला, उसकी जो रेंज होती है वो स्मॉल हो जाती है, मतलब वो 2 बाइट लेने लगता है। इसका मतलब कि अगर मान लो आप 32 बिट सिस्टम पे आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है सी लैंग्वेज में, और आपने एक इंटीजर की वैल्यू लिया है, ठीक है, कुछ भी ऐसे लिया है, ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो अगर आप 16 बिट से 32 बिट से अगर आप 16 बिट पे आओगे, तो वो रेंज वर्क नहीं करेगी, क्योंकि रेंज छोटी हो जाती है। जो इंटीजर नंबर होता है ना, वो उसकी एक फिक्स रेंज होती है भाई, 4 बाइट में कितना नंबर आ जाएगा उसका फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा हमें, अभी वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि 4 बाइट में एक ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी और 2 बाइट में एक उतनी बड़ी वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो हायर टू लोअर कंपैटिबल नहीं होती सी लैंग्वेज। अगर आप 32 बिट कंपाइलर के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसको वो सेम सॉफ्टवेयर 16 बिट पे चलेगा या नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सी में जब आर्किटेक्चर बदल रहा है तो डेटा टाइप की रेंज बदल जा रही है। अगर एक बड़ी वैल्यू लिए होगे इंटीजर की, तो वही सॉफ्टवेयर 16 बिट में एरर थ्रो करेगा, बोलेगा अरे भाई साहब इतनी बड़ी इंटीजर की रेंज हम नहीं ले सकते। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो मतलब सी लैंग्वेज आर्किटेक्चर वाइज न्यूट्रल नहीं है। सी लैंग्वेज हम नहीं बोल सकते कि सी लैंग्वेज आर्किटेक्चर वाइज न्यूट्रल है, लेकिन वही जावा, जावा आर्किटेक्चर वाइज न्यूट्रल है भाई। 32 बिट 64 बिट कहीं भी जाओ, क्योंकि जावा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली रन ही नहीं होती, ये तो अपने खुद के इन्वायरमेंट पे रन होती है। एंड दैट इज़ वाई जावा एक आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज है। डेटा टाइप वगैरह की जो रेंज है, ठीक है, इंटीजर की रेंज होती है, वो वेरी नहीं करती, फिक्स रहती है हर जगह। हर जगह 4 बाइट ही रहेगी, हर जगह 4 बाइट ही रहेगी इंटीजर की रेंज, ठीक है। तो इसीलिए हम जावा को आर्किटेक्चरल न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, एंड ये जावा का एक अच्छा फीचर है, ठीक है। उसी तरह आगे बात करें भाई, देखो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो मल्टी टास्किंग को सपोर्ट करता है। एंड ये सपोर्ट करता है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग को। क्या मतलब हुआ भाई, प्रोसेसर है, ठीक है, ये प्रोसेसर है मेरा, ठीक है। अब इस प्रोसेसर पे एक एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ मैं, सपोज पेंट एक एप्लीकेशन है, वन नोट एक एप्लीकेशन है, क्रोम, ठीक है। ये पेंट है, ये वन नोट है, ये क्रोम है। अब एक ही प्रोसेसर ये तीनों एप्लीकेशन को एट ए टाइम रन कर रहा है ना। मेरे सिस्टम में देख लो, एक तरफ रिकॉर्डिंग चल रही है, एक तरफ गूगल क्रोम से मीटिंग भी चल रही है, एक तरफ मैं आपको इधर वन नोट में पढ़ा भी रहा हूँ, उधर इक्लिप्स भी चल रहा है। तो एक ही प्रोसेसर पे 3 3 4 4 एप्लीकेशन चल रहे हैं। ये कैसे होता है? ये होता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग की वजह से। ये मल्टीटास्किंग कैसे होता है, अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको जब मैं मल्टी थ्रेडिंग आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा आइडिया ले लो कि एक्चुअली टाइम स्लाइसिंग होता है। मतलब देखो ऐसा होता है ना कि भाई प्रोसेसर जो है ना एट ए टाइम एक ही एप्लीकेशन रन करता है, तो वो ये क्या करेगा, पेंट को रन करेगा 0.0001 सेकेंड के लिए। फिर ये क्या था भाई, वन नोट था, इसको रन किया इसने 0.001 सेकेंड के लिए। फिर क्रोम को इसने रन किया 0.001 सेकेंड के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पेंट रन होने के बाद यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, तो वापस कितनी देर में आया पेंट में? प्रोसेसर ने पहले पेंट रन किया, फिर वन नोट रन किया,
फिर क्रोम रन किया, वापस से पेंट रन किया, तो कितनी देर में वापस आया? टाइम गैप बताओ भाई, बेसिक सा सवाल है, क्लास 2 का बच्चा भी दे दे आंसर तो। 0.002। 0.002। अब इतना स्मॉल गैप क्या ह्यूमन सेंस कर सकता है कि मेरा मेरा ये एप्लीकेशन 0.002 सेकंड के डिले में चल रहा है? हम तो सेंस नहीं कर सकते इतना स्मॉल गैप। नो सर। इसीलिए हमें लगता है कि सारे एप्लीकेशन साथ में चल रहे हैं। एक्चुअल में ये स्लाइसिंग होती रहती है। अभी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, जो कि होता है एप्लीकेशन लेवल पे। ये एक एप्लीकेशन है, ये मेरा एक एप्लीकेशन है, ये मेरा एक एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है ना। तो 3 एप्लीकेशन का अपना अलग मेमोरी, अपना अलग रिसोर्स है, इसका अपना अलग मेमोरी अलग रिसोर्स है, इसका अपना अलग मेमोरी अलग रिसोर्स है। तो एक प्रोसेस इसको चला रही है, एक प्रोसेस इसको चला रही है, एक प्रोसेस को चला रही है, ठीक है। एंड तीनों प्रोसेस में स्लाइसिंग कर दी गई, कभी ये 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 स्लाइसिंग हो रही है, हमें लग रहा है सब साथ में चल रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। क्या हो कि आप एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स के को आपको एट अ टाइम चलाना हो। अभी तो एप्लीकेशन लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन के अंदर मल्टीटास्किंग करना है, एप्लीकेशन के अंदर मल्टीटास्किंग करना है हमें। एप्लीकेशन के अंदर मल्टीटास्किंग करने का क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर कई सारे फीचर्स हैं, ठीक है। मान लो ये मान लो भाई, ये हमारा ये हमारा क्रोम है, ठीक है। अभी क्रोम में मैंने एक तरफ लगा दिया डाउनलोड पे, मैं यहाँ पे क्या डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं JDK 17 डाउनलोड पे लगा दिया। एक तरफ मैंने क्या किया, एक टैब में यूट्यूब ऑन करके मैं कोड हंट के वीडियोस देख रहा हूँ, एक तरफ ये चल रहा है। एक तरफ मैंने क्या किया है, क्रोम का कोई एक्सटेंशन लगा दिया है, ठीक है, जो भाई लगातार चलता रहता है। इंटरनली बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं जो अब चलते रहते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, एक और टैब में मैंने क्या किया है, एक और टैब में गूगल मीट को चला दिया, ठीक है, गूगल मीट को चला दिया। अब जो प्रोसेसर है, जो मेरा प्रोसेसर जो है मेरा, वो भाई एक प्रोसेस उसने दिया क्रोम को, एक प्रोसेस उसने डिफरेंट एप्लीकेशंस को दिया, ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशन वो कुछ भी हो सकता है, पेंट वेंट जो भी है, फिर सो ऑन एक्सेट्रा, ठीक है। तो भाई प्रोसेसर ने एक प्रोसेस दिया क्रोम को, लेकिन अब क्रोम के अंदर ये 4 चीजें हैं, इन चारों में भी तो मल्टीटास्किंग करना है। क्या ये चारों साथ में चलाना चाहते हैं, या फिर ऐसा करें कि पहले जावा डाउनलोड होगी तभी मीट कर पाएंगे, जब मेरी गूगल मीट हो जाएगी तभी मैं यूट्यूब देख पाऊंगा, जब मैं यूट्यूब देख लूंगा तभी क्रोम एक्सटेंशन वर्क करेगा? क्या ये सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होता है, या सब एक साथ होते हैं? सब एक साथ होते हैं ना। जी, सब एक साथ होते तो हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर भी मुझे सब प्रोसेस क्रिएट करनी पड़ेगी। एक सब प्रोसेस, 2 सब प्रोसेस, फिर ये हो गया 3 सब प्रोसेस, और ये हो गया 4 सब प्रोसेस। प्रोसेस क्रिएट होती है एप्लीकेशन के ऊपर, और एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस को साथ में चलाने के लिए क्रिएट किया जाता है सब प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है एक एप्लीकेशन अगर रन एग्जीक्यूशन फेज में है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। कोई चीज रन हो रही है, इट मींस इट इज अंडर प्रोसेस। सो एक प्रोसेस मेरा क्रोम प्रोसेस में है, लेकिन क्रोम के अंदर डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन भी प्रोसेस में है, तो उसको हम बोलते हैं सब प्रोसेस। एंड सब प्रोसेस
कैसे क्रिएट की जाएगी। हम जब एक एप्लीकेशन बनाएंगे तो कैसे हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन को एक साथ चलाएंगे, एंड उसके लिए जावा के अंदर एक कंसेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग, एक फीचर है जावा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर जावा, जिससे ना सबको डर रहता है। डर है बड़ा आसान, मल्टी थ्रेडिंग बहुत आसान है, लोगों को बहुत टफ लगता है बहुत आसान ये। तो जावा हमारी एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, आपको समझ में आया होगा कि मल्टी थ्रेडेड का एक्चुअली मतलब क्या हुआ। मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये हो गया, ये सब प्रोसेस को ही हम लोग थ्रेड बोलते हैं। ये हम लोग बहुत सारी प्रोसेस क्रिएट करेंगे ना, तो वो सब सीखेंगे आगे चल के, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेड। तो हम कई सारे थ्रेड, डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन पे हम कई सारे थ्रेड बना देते हैं और सबको साथ में चालू कर देते हैं। इसमें भी टाइम स्लाइसिंग होता है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, ऐसा इसमें भी होता है, वो सब सीखेंगे आगे चल के। कहने का मतलब है कि अगर हम जावा लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो जावा का एक फीचर है मल्टी थ्रेडेड, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाऊँ, जावा का एक फीचर है, जावा इज़ अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि जावा के अंदर हम मल्टीटास्किंग वाले एप्लीकेशन बना सकते हैं, और हम बनाएंगे भी। एक साथ 4-5 चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। ये मल्टी थ्रेडिंग की वजह से हुआ। तो ये भी हम लोग लेटर ऑन हम लोग डिटेल में एक अलग से पूरा टॉपिक ही है मल्टी थ्रेडिंग का, ठीक है, पढ़ेंगे इसको। डेडलॉक का कंसेप्ट आएगा, सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट आएगा इसमें, ठीक है। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, जिसको सेंडर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, ठीक है, लॉकिंग मैकेनिज्म, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मल्टी थ्रेडिंग पे अभी हमारा बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड में एक सीरीज़ भी आने वाली है यूट्यूब पे। मतलब मल्टी थ्रेडिंग के अंदर घुस घुस के एकदम डिटेल में हम लॉन्च करने वाले। अभी मेरा काम चल रहा है, उसके प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ भी मैं, सारे नोट्स वोट्स, तो इस पे आएगा। क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है ना जिसका क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आगे चल के जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे ना, तो मल्टी थ्रेडिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी, कोई डाउट है तो बताइए। सर सर जैसे जावा में हम मल्टी थ्रेडिंग करते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में यूज करके मल्टी थ्रेडिंग हो सकता है? कौन सी लैंग्वेज ये में? ओनली जावा में एग्जिस्ट करता है नहीं नहीं, बाकी मल्टी लैंग्वेज थ्रेडिंग में वाला होता है ना, कॉन्सेप्ट? बाकी लैंग्वेज में भी होता है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में उतना यूज़ नहीं किया है। लेकिन जावा का जो मल्टी थ्रेडिंग है ना, वो एक बहुत ही मतलब स्टेबल और बहुत ही मतलब कह सकते हो ना कि स्मूथ वे में होता है। और बहुत आप मतलब अपने सीपीयू को आप बहुत प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होता है, बाकी लैंग्वेजेस में मल्टी थ्रेडिंग होती है। लेकिन अब आई डोंट नो कि भाई जावा के कंपैरिजन में उनका मतलब कह रहे हो ना एफिशिएंसी कितना है। क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो जावा इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अगर आप मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो तो माइट भी परफॉर्मेंस इशू, या फिर जावा जितना आपको मतलब एफिशिएंसी ना मिले, ठीक है। लेकिन मैंने चूँकि बाकी लैंग्वेजेस में इतना मैंने डाइव किया नहीं है स्पेशली इस टॉपिक पे, तो मैं इसका आंसर तो बहुत डिटेल में आपको नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जितना आपने पूछा कि क्या होती है फीचर, बिल्कुल होता है भाई, अदर लैंग्वेजेस में मल्टी थ्रेडिंग होते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ठीक है। इसको हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये भी जावा का एक फीचर है। इसी तरह जावा का एक फीचर है भाई डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज मतलब कि जावा के अंदर हम एप्लीकेशंस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो एक अलग चल रहा है भाई क्लाइंट जिसको बोलते हैं, एक अलग चल रहा है भाई सर्वर। मतलब बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बना करके हम आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। अब ये आपको उतना समझ में नहीं आया, क्लाइंट एक मशीन पे है, M1 पे है, ये M2 मशीन पे है, दोनों भाई एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये आगे चल के हम जब एडवांस जावा पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो जावा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी बनाए जा सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे एक ही एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्लाइंट कहीं होता है, सर्वर कहीं होता है, ऐसा। जावा हमारी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है,
पोर्टेबल, पोर्टेबल आप जानते हो मैंने बता चुका है कि जावा के कोड को अगर मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आर्किटेक्चर से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे आर्किटेक्चर में भेजूँ तो कोड में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जावा हमारी एक इंटरप्रेटेड अभी तो बहुत सारे फीचर हम और ऐड ऑन कर सकते हैं। जावा एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट आई थिंक इतना इनफ रहेगा। इतने फीचर इनफ रहेंगे। अब एक्सप्लोर करोगे तो भाई कहीं 15 फीचर है, कहीं 10 फीचर है, कहीं 8 फीचर है, कहीं 20 फीचर है, कहीं एक्सेप्शन हैंडलिंग भी फीचर में डाल दिया, तो ऐसे लिखने में आएंगे तो भाई बहुत सारे फीचर आ जाएंगे। लेकिन आई थिंक जैसे डायनेमिक भी कहीं कहीं लिखा होता है, इंटरप्रेटेड भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, इंटरप्रेटर यूज़ होता है तो इंटरप्रेटेड लिख दिया जाता है, बट आई थिंक इतना फीचर काफ़ी है। ठीक है, जावा को समझने के लिए कि हाँ भाई जावा किस तरह की लैंग्वेज है। अब अगर आपको जावा के डेफिनेशन फॉर्म करना है तो इनमें से 2-3 फीचर्स लेकर के आप जावा का डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हो, जैसे हमने बनाया था। ठीक है, कहीं कहीं ये भी आ जाएगा कि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, वो फीचर में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो डाल भी सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है ओरेकल कॉरपोरेशन की तरफ से कि जावा के इतने ही फीचर आपको मतलब एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, फीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम भाई सेट ऑफ फीचर्स हमने निकाला इतने। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, बट उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। चलो, ये समझ गए। ठीक है, तो इंटरव्यू में पूछेगा अगर आपको, तो आप कुछ फीचर हैं जो आप मिस नहीं कर सकते, जैसे दिस वन एंड सिक्योर्ड मिस नहीं करना है, और रोबस्ट मिस नहीं करना है, एंड मल्टी थ्रेडेड। ये तो एकदम आपको ऐड करने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म में सिक्योर्ड, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडेड। ठीक है, इतना तो आपको बोलना ही बोलना है, बाकी ठीक है, बाकी बोलो तो भी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। मैं इसको ये सब हटा लेता हूँ जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। जी कहिए। सर लाइक आजकल के ज़माने में तो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रोबस्ट होती ही होंगी, मतलब होती हैं। बिल्कुल, आजकल जो मतलब जो लैंग्वेजेस अभी मार्केट में फेमस चल रही ना, फेमस हम्म। लैंग्वेजेस, वो तो अपने आप में मतलब रोबस्ट हैं। जैसे पाइथन वगैरह है, उसमें भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर दिया गया है। तो हम्म। हाँ, उस मतलब, लेकिन जो पुरानी लैंग्वेजेस थी ना, जैसे सी सी वगैरह हो गई, ठीक है, सी प्लस प्लस हो गई, वो सी तो एकदम सी ही, प्लस प्लस सी प्लस प्लस रोबस्ट है। उतनी रोबस्ट नहीं है, मतलब उसमें भी मतलब रोबस्टनेस में थोड़े से फ्लॉज हैं। वो मतलब है, लेकिन उतनी नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह उतना अच्छा नहीं है। मतलब मेमोरी लीक हो सकता है या फिर ऐसी चीजें, बट वो डेवलपर की गलती से होगा, बट लैंग्वेज की तो इसमें ऐसा सच कोई गलती नहीं होगी आई नहीं, थिंक। मेमोरी लीक के अलावा एक होता है मतलब गार्बेज कलेक्शन कंसेप्ट। जैसे एक 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 मेमोरी, भाई मतलब एक मेमोरी असाइन की गई डेवलपर के द्वारा, अब जब वो हाँ। मेमोरी इन यूज़ नहीं है, तो ये मेमोरी को एक्सप्लिसिटली रिमूव करना पड़ेगा। जावा में ऑटोमेटिकली हो जाती है। ओके, मतलब जीसी जो अपना होता है जैसे। हाँ हाँ ओके। हाँ, जी जी, तो बहुत ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे गार्बेज कलेक्शन के द्वारा। हाँ, गार्बेज लाइक कलेक्शन। अभी तो मैंने सुना है कि लाइक रिसेंटली सी प्लस प्लस में अब जो नए वर्जन है उसमें स्मार्ट पॉइंटर करके एक चीज आई है, तो वो काफी ज्यादा मेमोरी मैनेजमेंट एफिशिएंटली हाँ, हैंडल करता है। मे बी लेटेस्ट अगर कोई फीचर अगर इंक्लूड किया हो गया तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक जो ट्रेडिशनल जो यूज़ होते हुए आया है, उससे अगर जावा को कंपेयर करोगे तो भाई जावा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीट करेगी सी प्लस प्लस को रोबस्टनेस के मामले में। और लेटेस्ट अगर स्मार्ट पॉइंटर अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया, मैंने तो अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, बट हम्म। वो भी देखना पड़ेगा कि भाई कितना है, क्या चीज़ें हैं। हो सकता है कि उसको मतलब ट्यूनिंग की गई हो, उसमें से परफॉर्मेंस जो प्रॉब्लम थी उसको एंड हटाया गया हो। एंड एक और चीज पूछनी है सर, लाइक जावा में हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, कर फंक्शनल सकते हैं, बिल्कुल जी। प्रोग्रामिंग। हाँ तो मतलब अगर हम ये कहते हैं कि जावा इज अ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये थोड़ा मतलब हाफ स्टेटमेंट हो गया, लाइक वी शुड से कि मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काइंड ऑफ, ऐसा कुछ। देखो, क्योंकि एक से दोनों ज्यादा स्टाइल को सपोर्ट करने लग गया अब जावा भी, लाइक। देखिए, जब भी हम डेफिनेशन फॉर्म करते हैं तो हम जावा को जो जावा ओरिजिनली जैसे है, तो ओरिजिनली जावा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और फंक्शनल ओके। प्रोग्रामिंग ना जावा 8 से है। जावा 8 के बाद तो से। हाँ, तो आप बोलेंगे कि ओरिजिनली या मतलब ओरिजिनली जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट सिंस जावा 8, जावा इज ऑल्सो जावा इज ऑल्सो जावा सपोर्ट्स
फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऑल्सो। सो जावा 8 से ये ओके पॉइंट आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई जावा मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है। ओके ओके हाँ, तो जब भी ठीक हम है सर। डेफिनेशन फॉर्म करते हैं ना, तो जैसे ओरिजिनली लैंग्वेज जो चीज़ों को सपोर्ट करते आई है, जावा 7 तक तो भाई ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। अब जावा 8 में एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आया, फिर जावा आगे मान लो कोई और चीज़ें कंसेप्ट इवॉल्व होता रहता है, तो उसकी वजह से जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो तो फिर हमेशा चेंज ही होता रहेगा। हाँ, तो इसीलिए समझा हम समझा। हाँ ओरिजिनली हम बोल देते हैं कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग सिर्फ एक एरिया है, मतलब ये जावा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। ओरिजिनली जो जावा लैंग्वेज डेवलप की गई है ना, वो ऊप्स को ही मद्देनजर रखते हुए डेवलप की गई है। बेसिकली ये सब तो स्टाइल्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग, हाँ, बेसिकली स्टाइल ऑफ, फिलोसफीज। हाँ फिलोसफी है। और जावा 8 भी भाई, जावा पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसमें एक एक्सटेंशन है भाई फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। उसमें हो सकता है आगे कोई और एक्सटेंशन निकाल दिया जाए, फिर कोई और एक्सटेंशन निकाल जाए, बट ओरिजिनली तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही सपोर्ट कर रही है जावा। ओके तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब ऑब्जेक्ट क्लास नहीं हुआ सिर्फ, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डिटेल में बात करेंगे अभी। उसको एक्सप्लेन करने का राइट टाइम नहीं है, समझेंगे आगे। एक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। चलिए, अब चूंकि बहुत बातें हो गई जावा के बारे में, तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग प्रोग्राम लिखना से शुरू करेंगे जावा के अंदर। हाउ हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा। जावा के अंदर भाई प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा। तो देखो, जावा के अंदर प्रोग्राम अगर आपको लिखना है ना, तो जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लिखते हो या कोई लेटर लिखते हो, वैसे ही जावा का प्रोग्राम लिख सकते हो। एनालॉजी लेकर के मैं समझाता हूँ। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है भाई, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा भाई, सबसे पहले हम लोगों ने ABCD सीखा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स को एक्सप्लोर किया। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स सीखने के बाद हम आगे बढ़े, और देन हमने अल्फ़ाबेट्स से वर्ड्स बनाने सीखे। ठीक है, वर्ड्स। जब हमें वर्ड्स बनाने आ गया, तो हम एक और स्टेप आगे बढ़े, और हमने वर्ड्स को मिला मिला करके, ठीक है, सेंटेंसेस बनाने शुरू किए। सेंटेंसेस, ठीक है। जब हम सेंटेंसेस बनाना सीख गए, ठीक है, तो हम सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ करके पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश सीखी थी। ठीक है, पैराग्राफ। तो बिल्कुल इसी तरह कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे बेसिकली हमारे केस में हम जावा पढ़ने जा रहे हैं, तो जावा के केस में भाई, जावा के केस में जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के केस में जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो है अल्फ़ाबेट्स, ABCD। तो जावा में क्या है भाई, जावा में जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसके अंदर भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, ABCD। अल्फ़ाबेट्स इसमें A से Z और लोअर केस भी A से Z यूज़ हो सकते हैं, दोनों भी होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। देन इसके साथ साथ इसके बेसिक कंपोनेंट सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नहीं है, इसमें भाई डिजिट्स भी यूज़ होते हैं, इसमें आपके डिजिट्स भी यूज़ होते हैं। यार ये पेन कभी कभी पतला क्यों हो जाता है यार अपने आप, ये कुछ तो फीचर है इसके अंदर जो मेरे को पता नहीं है। देखो सही हो गया। कौन सी टैबलेट यूज करते हो आप सर, वैगनम? यार ये टैबलेट है XP पेन, क्या है यार ये, डेको, डेको 7। मैंने इसका मतलब आइडिया नहीं है। यूट्यूब पे देखा था, बहुत चल रहा था इसका, अच्छा तो। लेकिन ये है कि इसका लेटेंसी बहुत प्यारा है। हम्म, मतलब मेरे को लिखने में ना बिल्कुल मतलब फील नहीं होता कि यार दिक्कत हो रही है। ऐसा लगता है कि यार मतलब पता ही नहीं चलता कि मतलब मेहनत नहीं लगती है, एकदम यूज टू हो गया हूँ मैं इससे। मक्खन। हाँ, मक्खन सही बोल रहे हो। तो ये कुछ कुछ बटन वटन इसके पेन में कुछ बटन्स हैं, तो वो कभी कभी दब जाते हैं ना, तो यार ये जो पेन है ना वो पतली हो जाती है, वो समझ में नहीं आता मुझे ये वो क्या रहा है ये। एक्सप्लोर करूँगा, देखूंगा। तो अल्फ़ाबेट्स, देन इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो
डिजिट्स, और डिजिट्स के अलावा आप यूज़ कर सकते हो स्पेशल सिंबल्स। ये बेसिक कंपोनेंट हो गए जावा के। जैसे इसमें अपना ये था ना, ये सब अल्फ़ाबेट था, ABCD था, तो इसमें कई सारी चीज़ें, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं। डिजिट्स हमारे सिर्फ 0 1 नहीं है, 0 से 9 है। स्पेशल सिंबल कीबोर्ड में जितने हैं सब यूज़ हो जाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एस्ट्रिक परसेंट वाला साइन, सब सबके कुछ ना कुछ यूज़ मिलेंगे। तो जावा के बेसिक कंपोनेंट तो ये हो गए, ठीक है। अब इनको मिला करके क्या बनाया जाएगा भाई? तो इन जैसे अल्फ़ाबेट को मिला करके वर्ड बनाया गया था, इनको मिला करके बनाया जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, ठीक है, क्लासेस, मेथड्स, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है जिनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। मतलब हम इनको मिला के बनाते हैं आइडेंटिफायर्स। FIERS ना, आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स। देन इसी तरह वेरिएबल्स, ठीक है। अब आइडेंटिफायर्स मैंने अलग से लिख दिया, वेरिएबल, कीवर्ड, कांस्टेंट, ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट्स। तो ये हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कीवर्ड समझना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना सीखना पड़ेगा, कांस्टेंट बनाना सीखना पड़ेगा, और देन जब हम ये बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट बनाना जब सीख जाएंगे, तब आएंगे हम लोग इनको मिलाएंगे। अब जैसे इनको मिला करके ये बनाया, अब इनको मिला करके बनाएंगे स्टेटमेंट्स। इनको मिला करके हम बनाएंगे स्टेटमेंट्स, ठीक है। और जब हम स्टेटमेंट्स बनाना सीख जाएंगे, तो स्टेटमेंट्स को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो वही हमारा कहलाएगा प्रोग्राम। बिल्कुल जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, सिंपल है एकदम, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड की, ठीक है। वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड सबसे पहले हम लोग समझते हैं, आइए। तो हेडिंग डालता हूं मैं, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स, ठीक है। ये भाई वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, अब मुझे इक्लिप्स में आना पड़ेगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, मैं इसी प्रोजेक्ट को यूज़ कर लेता हूँ। बार बार नया प्रोजेक्ट बनाने क्या मतलब है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैंने बनाना आपको बताया हुआ है, और ये लॉन्च है, इसके अंदर हमने कुछ प्रिंट किया था। मैं ये रिमूव कर दूँ। मैंने पहले ही बताया है कि आपको ये जो बेसिक सिंटैक्स है, इस पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसको आपको लेट कर लेना है कि भाई ऐसा ही होता है, ठीक है, आगे पढ़ लेंगे। इसके अंदर से दिमाग लगाना है कि इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, फोकस वहाँ करना है। मान लो मुझे 2 नंबर का सम करना है, मैं करना क्या चाह रहा हूँ भाई, मैं आपको ये चीज़ें समझाने के लिए, मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। एक प्रोग्राम मैं लिखूँगा, ठीक है, सम ऑफ टू डिजिट्स का, ये मैं जावा में लिखने वाला हूँ, ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट्स। तो 2 नंबर का सम करना है, तो 2 नंबर लेना होगा। तो एक नंबर मैंने लिया 10, एक नंबर मैंने लिया 20, इन दोनों का सम करवाना है। भाई हमें नहीं आता प्लस करना, बहुत मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है इनको प्लस करना, तो मैं कैसे करवाऊंगा? एक सिंटेक्स होता है, एक तरीका होता है हर लैंग्वेज का, भाई ऐसे ही नहीं 10 लिख देंगे। तो जावा का सिंटेक्स ये बोलता है कि भाई 10 अगर आप ले रहे हो, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो। जैसे मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं ना, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, तो वैसे तो मैंने एक वेरिएबल में होल्ड किया। मैंने बोला a की वैल्यू 10 है, और मैंने बोला कि b की वैल्यू 20 है। अब जब आपने बोला कि a की वैल्यू 10 है, फिर आपने बोला कि b की वैल्यू 20 है, तो एक स्टेटमेंट ये कहलाया, दूसरा स्टेटमेंट ये जो आपने पहली लाइन लिखा, जो इंग्लिश में हम एक लाइन लिखते हैं फिर फुल स्टॉप लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, तो वैसे तरह यहाँ पे लगता है सेमी कॉलन, मतलब कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। देन b इज इक्वल टू 20, ये भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। फिर मैंने बोला c इज इक्वल टू a प्लस बी, एक स्टेटमेंट ये भी कंप्लीट हो गया। फिर मैंने बोला कि भाई अब c को प्रिंट कर दो कि क्या आया, चलो बताओ मुझे। तो मैं c को प्रिंट करने के लिए मैं डबल कोट में c नहीं लिखूंगा। अगर मैंने ऐसा लिखा तो आउटपुट में c लिखा हुआ आ जाएगा। हमें c नहीं, c की वैल्यू करना है, इसलिए मैं सिर्फ c लिखूंगा।
अच्छा, अब एरर ही एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज अ स्टैट जो मैं सही स्पेलिंग लिखता हूँ बिल्कुल, स्टैटिकली टाइप्ड, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कि जो स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम उस लैंग्वेज को बोलते हैं जहाँ पे डेटा टाइप की जो चेकिंग होती है वो होती है कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम पे डेटा टाइप की चेकिंग। तो इक्लिप्स में बेसिकली हम कंपाइल तो करते नहीं यार, हम डायरेक्ट रन कर देते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो ये ऑटो कंपाइल होता रहता है, हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधे रन करते हैं। तो ये बोल रहा है कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है, ये देखिए कर्सर ले जाओगे ना ए पे, तो ये एरर दे रहा है, बोल रहा है कि भाई तुमने ए में 10 दिया है, तो भाई ए का टाइप क्या है? ए में अगर 10 है तो ए का टाइप हुआ इंट। इंट इस तरह से हम बोलेंगे कि इंट मतलब इंटीजर वैल्यू है इसके अंदर। फिर बी में क्या है? इंट है भाई, ठीक है। सी में क्या है? इंट है, ठीक है। अगर अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसा करने पे एरर नहीं आता, नहीं आता, रन करने पे आता, तो हम क्या समझते हैं कि डेटा टाइप की चेकिंग रन टाइम पे हो रही है। लेकिन बिना रन करने से पहले ही एरर दे रहा है, इसका मतलब इसने चेक कर लिया कि भाई तुमने डेटा टाइप नहीं दिया है। डेटा टाइप देना जावा में ज़रूरी है, तो इंट, ठीक है। फिर इंट, अब कोई पूछ सकता है क्यों ज़रूरी है? तो भाई कुछ चीज़ों का जवाब मतलब यही हो सकता है कि भाई ऐसी ही बनाई गई है और क्या। अब आप बोलेंगे कि भाई सेमी कोलन क्यों लिया जाता है? पाइथन में तो नहीं लिया जाता है, तो भाई पाइथन वैसे डेवलप की गई है, जावा ऐसे डेवलप की गई है। जावा को सी और सी प्लस प्लस के सिंटैक्स से सिमिलर रखना था, क्योंकि जावा एक ऐसे एरा में डेवलप की गई थी जहां सी प्लस प्लस बहुत फेमस थी और डेवलपर्स को सी प्लस प्लस छोड़ के जावा पे लाना था। तो फ्रेंडली तो लैंग्वेज क्रिएट करनी थी ना, तो जावा को सिंपल बनाने के लिए सी और सी प्लस प्लस जैसा ही सिंटेक्स दिया गया। इसीलिए सेमी कॉलन का कंसेप्ट जैसे सी सी प्लस प्लस में था यहाँ भी है, ये इंट वगैरह का कंसेप्ट वहाँ भी था यहाँ भी है। हालांकि आगे के लैंग्वेज में जावा में वेर डेटा टाइप भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। वो सब चीज़ें अभी आपको एक्सप्लोर करने की वैसे नीड है नहीं। तो हमें इंट 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 लिख दिया, ये 2 नंबर के सम का प्रोग्राम हो गया सिंपल। अब आप रन करोगे एंड 30 आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब कैलकुलेटर पे आपको कर लेना ऐड और इतना ही आएगा, ठीक है। भरोसा है भाई जावा पे। अब ये हो गया, अब इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दिया जाए कि भाई ये मामले क्या हैं, किसको क्या बोला जाता है। आइए, तो ये हमने आपको एक बेसिक सा प्रोग्राम बना करके बताया, ठीक है। मैं इसको पेस्ट करता हूँ और मैं इतना हटा लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये हटा लिया, पहले सिर्फ इतने को समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या है बेसिकली, ठीक है। ये मैं इधर कर लेता हूँ, यहाँ से रिमूव कर लेते हैं कुछ लाइंस, ठीक है। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, सिंपल सा। और इसको इग्नोर करते हैं। मैंने पहले बताया कि भाई ये बेसिक से इतने ऊपर की चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको इतने पे ध्यान देना है, ठीक है। ये मेन मटेरियल है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए ध्यान से कि किसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये आप देख रहे हैं ना, इंट, इसको बोलते हैं हम लोग डेटा टाइप, ठीक है। इसको बोलते हैं डेटा टाइप। ये बताता है कि इस ए में क्या है, ए में क्या है मतलब किस टाइप की चीज़ है, इंटीजर है कि डेसिमल है कि कैरेक्टर्स हैं। तो भाई बिना डेसिमल वाला नंबर है मतलब इंटीजर है, तो इंट से रिप्रेजेंट किया। क्या मैं इसको इंट के अलावा कुछ और लिख सकता था, ये या नाम फिक्स है? तो इसका जवाब है कि भाई ये नाम फिक्स है। आप इंट को इंटा नहीं लिख सकते हैं, या पिंट नहीं लिख सकते हैं, या इंटीजर नहीं लिख सकते, इंट ही होगा, इंट ही होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर। अब इसमें डाउट मत खाना, ये आगे कंसेप्ट है रैपर क्लास, ये बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो इंट कीवर्ड है ना, ये फिक्स है। तो मतलब कोई भी ऐसा नाम आपको दिख रहा है ना जो लैंग्वेज में फिक्स होता है, तो उसको कीवर्ड बोलते हैं। तो ये इंट हमारा क्या है, एक कीवर्ड भी है,
कीवर्ड का मतलब हो गया, कीवर्ड का मतलब हो गया रिजर्व वर्ड, जिसकी मीनिंग, जिसकी जो है मीनिंग वो डिफाइंड है ऑलरेडी, मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सो इसको इंट बोला जाता है, ठीक है, ये कीवर्ड है। और ये कीवर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कीवर्ड डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरह का डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक इंटीजर बेस्ड डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये ए क्या है भाई साहब, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल, बिकॉज इट कैन वेरी। टुडे इट इज 1456456 टुमारो इट कैन बी 14 only, day after tomorrow it can be 149। सो ये जो a है इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, इट इज वेरिंग, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल नाम से ही समझ में आ रहा भाई कि वेरिएबल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। देन व्हाट इज 1456456, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये फिक्स है ना भाई, जो ये नंबर दूसरा हो सकता है पर ये नंबर तो यही है ना, इसकी वैल्यू भाई ये फिक्स नंबर है, तो जो फिक्स नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, ठीक है। ये डबल इक्वल, ये सिंगल इक्वल टू क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर देखो जावा में जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली जो होती है ना, उनमें आपको बोलना है कि ए 5 के बराबर है, तो आप बोलोगे ए इज इक्वल टू 5, डबल इक्वल टू लगाओगे। लेकिन आपको बोलना है कि ए में 5 है, तो आप लिखोगे ये, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो और यहाँ पे असाइनिंग कर रहे हो, 5 को उठा के ए में डाल रहे हो। अच्छा, 5 को उठा के ए में डालने का मतलब क्या है, जैसे हमने बनाया एंड ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब मैंने ए में 5 को डाल दिया, तो ए है क्या, अरे भाई ए एक मेमोरी का नाम है। रैम के अंदर इनसाइड द रैम आपके पास एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसमें 5 स्टोर होगा एंड इस मेमोरी ब्लॉक का नाम ए होगा। तो जब भी आप ए को प्रिंट करते हो, एक्चुअली रैम के अंदर से उस ए नाम की मेमोरी के अंदर रखी हुई वैल्यू को आप प्रिंट कर रहे होते हो। और ये 5 नहीं रखा हुआ था, ये बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा अंदर, मतलब 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा 101, है ना। तो ध्यान रखें, ये जो मतलब ए है ना, जब भी आप एक कोई वेरिएबल बनाते हो, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो, तो इट टेक्स मेमोरी कहाँ पे, इनसाइड द रैम। अब रैम में कहाँ पे, हीप मेमोरी में, स्टैक में, कहाँ पे, ये हम ऊप्स में जब आपको मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी कोई वेरिएबल बनाया जाता है तो ये टेम्पररी मेमोरी रैम में स्टोर होता है। लैपटॉप बंद करेंगे मेमोरी गायब हो जाएगी, ये टेम्पररी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है, ठीक है। और ए उसी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये जो वेरिएबल है उसी पर्टिकुलर मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ए प्रिंट करने का मतलब है कि मैं उस ए नाम की मेमोरी के अंदर रखी हुई वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब आपको समझ में आया कि भाई अगर हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 5, तो ए में 5 जा रहा है। अगर मेरे को बोलना नहीं ए 5 के बराबर है तो मैं डबल इक्वल टू का यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी हम ऑपरेटर जब पढ़ेंगे तो ऑपरेटर में मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स पढ़ाऊँगा आपको, और भी कई सारे ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाऊँगा, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनकी बात हम लोग आगे चल के करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? ये हट जा रहा है, चलो यार छोड़ देते हैं ऐसे ही इसको, चलो। और ये सेमी कॉलन क्या है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं यार ये फिक्स क्यों नहीं हो रहा यार, सेलेक्ट दिस पेन, टर्मिनेशन सर। हाँ ये हो गया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ है,
पाइथन में स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ नहीं होता है, जावा में होता है, ठीक है, क्योंकि जावा C++ जैसी बनाने की कोशिश की गई थी, दैट इज़ वाई। इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे लाइन में दो चीज़ें हुई हैं। एक हुआ है वेरिएबल का डिक्लेरेशन, एंड एक वेरिएबल का हुआ है एंड इनिशियलाइजेशन। दो चीज़ें हुई हैं, ध्यान रखें। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किसको बोलते हैं ये भी समझ लें, बेसिक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे तो, ठीक है। माइट भी आपको पहले से पता हो, बट मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। मैंने लिखा इंट ए, तो मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, कि हाँ भाई ए नाम का वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, ये रैम में कोई मेमोरी नहीं लेता। अब मैंने ए में बोला कि ए में 5, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। अब मैंने इनिशियलाइजेशन किया कि हाँ भाई ए में 5 है। तो इस दो लाइन को आप एक ही लाइन, अच्छा ये डबल स्लैश से मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको बोलते हैं कमेंट। डबल स्लैश से जो मैं कर रहा होता हूँ इसको बोलते हैं कमेंट, ठीक है। अभी आगे चल के मैं आपको बता दूंगा सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, डॉक्यूमेंटेशन वाले कमेंट, ठीक है, वो बात की बात है। ये अगर आपको कुछ लिखना है कि भाई यहाँ पे क्या किया गया है, तो आप ऐसे लिखते हो कि यहाँ पे ऐसा किया गया है, कुछ भी लिख सकते हो। कंपाइलर इसको जावा का सिंटेक्स नहीं मानेगा और इसको इग्नोर करेगा, सो आप फ्री होते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये लाइन में क्या किया गया है, यहाँ पे ये किया गया है, आप ऐसे लिख सकते हो। इसको बोलते हैं कमेंट, जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है। ये जावा के सिंटेक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद को भी और किसी को भी समझा पाएँ कि आपने क्या किया है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन हो गया। ये मैं अगर इसके बिना लिखता ना तो बोलता कंपाइलर, ए भाई ये क्या लिख रहे हो डिक्लेरेशन, आई डोंट नो व्हाट इज डिक्लेरेशन। तो मैं बोलूँगा अरे भाई ये कमेंट है, डबल स्लैश करके। तो इंट ए, तो ये डिक्लेरेशन हो गया और ये इनिशियलाइजेशन हो। तो जब आप इनिशियलाइजेशन करोगे तब रैम के अंदर मेमोरी ली जाएगी, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को आप एक लाइन में कर सकते हो। मैंने दोनों को कमेंट कर दिया, एंड दोनों को अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों ही किया गया है, ठीक है। आपके पास 3 लाइन का कोड है और आपने को तीनों कमेंट करने के लिए एक सिंगल कमेंट, एक सिंगल कमेंट, एक सिंगल कमेंट लगाया, ठीक है। इसके बजाय आप ऐसा कर सकते थे, मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते थे, एस्ट्रिक एंड देन एस्ट्रिक, ऐसे। इसके बीच में, सॉरी यहाँ पे नहीं, देखो ये हो गया। तो ये जो है ना, स्लैश एस्ट्रिक से स्टार्ट होकर के एस्ट्रिक स्लैश के बीच में जितनी भी चीज़ें आप लिखोगे वो सब कमेंट कंसीडर की जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। और ये सिंगल डबल स्लैश से जो हम करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंगल लाइन कमेंट। अगर कमेंट का डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करवाना है, ठीक है, तो वो भी आप जनरेट करा सकते हो। वो मैं आगे चल के आप जब डॉक्यूमेंट जनरेट करवाऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है, अभी नीड नहीं है उसकी। तो ये ध्यान रखें, मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट, हमने ये दो आपको भी बताया। इनिशियलाइजेशन बताया, डिक्लेरेशन बताया, ठीक है। और दोनों को सेपरेट भी किया जा सकता है, दोनों को साथ में भी किया जा सकता है, ठीक है। एंड साथ में मैंने आपको एक बेसिक सारी चीज़ें बता दिया कि भाई कीवर्ड क्या होता है, डेटा टाइप किसको बोलते हैं, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, टर्मिनेटर क्या है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर मुझे 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है तो मैं अच्छे से बना सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ, सॉरी, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट ए कॉमा बी कॉमा सी में एक ही साथ मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। कई सारे तरीकों से किया जा सकता है। मैंने एक ही साथ 3 वेरिएबल को ए बी सी को मैंने डिक्लेयर कर दिया। फिर मैंने बोल दिया a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है एंड c इज इक्वल टू a प्लस बी है, इस तरीके से। या फिर मैं सिस आउट कर दूं और मैंने c को प्रिंट कर दिया एंड ये देखिए 30। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते थे, कॉपी करके मैंने
कमेंट कर दिया, ठीक है। मैं शॉर्टकट आपको बता दूंगा, ठीक है। सिलेक्ट करके कंट्रोल फ्रंट स्लैश दबाने से एक बार में कमेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा आप ऐसा कर सकते हो कि a इज इक्वल टू 10 यहीं के यहीं कर सकते हो, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड आप ऐसा भी कर सकते हो, ये और बढ़िया है, ठीक है, एक ही बार में। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक्स्ट्रा वेरिएबल मत बनाओ, ये आप एक्सप्रेशन को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो a प्लस बी को, तो डायरेक्ट a प्लस बी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम लोग अपनी जर्नी में एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल लोकल है कि क्या है, वेरिएबल के स्कोप क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के कितने टाइप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बात हमें करना है। बट मुझे लगता है कि आज के लिए इतना एनफ होगा, ठीक है। तो इतनी आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लें जो बिल्कुल नए हैं जावा में, एंड जो पहले से पढ़े हुए हैं उनको तो ये चीज़ें बहुत ईजी लग रही होंगी, ठीक है। तो चलो आज के लिए कहानी यहीं बंद करते हैं। दैट्स ऑल टुडे।